देश के प्रधानमंत्री, जिनमें 125 करोड़ लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं, जिनमें भारत का गौरवशाली अतीत, सामर्थ्य भरा वर्तमान व स्वर्णिम भविष्य दिखता है, और जो देश के अंतिम पायदान से लेकर शिखर पर खड़े व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तथा जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, जो दिव्य व भव्य भारत बनाने में अखंड व प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पतंजलि योग पीठ द्वारा निर्मित पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का 3 मई को उद्घाटन कर राष्ट्र सेवा में समर्पित करेंगे। मैं पूज्य रामदेव जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये योग महोत्सव की योजना की, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया और एक साथ, मैं नहीं जानता हूं आज अगर ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुलाया होता तो शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रस्तावित हो जाता कि एक साथ हिंदुस्तान के 600 से अधिक जिलों में करोड़ों लोग एक ही जगह से योगा को किया जा रहा है। ये दुनिया की बहुत बड़ी घटना के रूप में माना जाएगा। लेकिन हम विदेश में तो छोटी भी चीज होती है तो रिकॉर्ड ब्रेक लिखे जाते, हम लोगों की आदत नहीं है, इसलिए शायद उस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि हम लोग कर्म में विश्वास करते हैं। और पूज्य बाबा रामदेव जी तो जिसको ठान ले फिर वो पीछे मुड़ करके देखते नहीं है। हमारे यहां योग की जो कल्पना थी वो पहले ऐसी थी कि भाई ये तो गुम्फाओं में संतों महंतों का ही विषय है, इसके बाहर नहीं जा सकता। बाबा रामदेव जी ने एक बहुत बड़ी सेवा की है कि योग को उन्होंने रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, जन सामान्य को उसके साथ जोड़ने का अभियान चला दिया। उन सारी कल्पनाओं को उन्होंने ढेर कर दिया कि ये तो कुछ ही लोगों का विषय है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो इतना बड़ा विराट रूप है आज इस योग आंदोलन का, इसका प्रारंभ सूरत में हुआ था। और मुझे उस पल के साक्षी बनने का सौभाग्य मिला था। और तब से ये जो चल पड़ा है, और योग सिर्फ रोग मुक्ति का साधन है ऐसा नहीं है, योग ये भोग मुक्ति का भी साधन है। योग से रोग मुक्ति भी है, योग से भोग मुक्ति भी है। मन, वचन और कर्म तीनों में संतुलन बिठाने का काम योग से सहज सिद्ध होता है। और इसलिए एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए, और आज पूरे विश्व में होलिस्टिक हेल्थ केयर में जो लोग विश्वास करते हैं, योग ने एक बहुत बड़ा आकर्षण पैदा किया है। भारत सरकार में अगर दीर्घदृष्टि होती, उनकी नीतियों में उस दीर्घदृष्टि के दर्शन होते, तो योग के माध्यम से हम पूरे विश्व को अपना कर सकते थे। योग अपने आप में हमारा एक कल्चरल एम्बेसडर बन सकता था। योग एक ऐसा विषय है जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है। विश्व में पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा हमारा एक माध्यम बन सकता था। खैर, उन सरकारों की सोच कुछ अलग है, लेकिन आने वाले दिनों में आज जब विश्व का ये आकर्षण बना है, उसका भरपूर फायदा हिंदुस्तान ने उठाना चाहिए। और मानव जात की सेवा का काम योग के माध्यम से भी हो सकता है, विश्व को जोड़ने का काम भी योग के माध्यम से हो सकता है। इस सपने को लेकर के चलना चाहिए। आज जो करोड़ों करोड़ों लोग ने इस योग महोत्सव में हिस्सा लिया है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, और मैं जानता हूं बाबा रामदेव के साथ जी के साथ जुड़े हुए लोग प्रतिबद्ध होते हैं, कटिबद्ध होते हैं। एक बार बाबा का आदेश हुआ
फिर बस वो लग जाते हैं। ये विश्वास उन्होंने पैदा किया है। योग के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का जागरण किया है। मैं इस महान पवित्र अभियान को प्रणाम करता हूं। पूज्य बाबा रामदेव जी के अखंड एक निष्ठ पुरुषार्थ, एक यज्ञ चलाया है उन्होंने। इस यज्ञ को भी मैं नमन करता हूं और आज मुझे आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला। मैं इसके लिए भी सबका अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी, हमारे आचार्य बालकृष्ण जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो भारत में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए जो आप सब ने योगदान किया है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से भी और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी शीश झुकाकर आप सबका ही नहीं, समस्त देशवासी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारी भारत की संस्कृति में बहनों भाइयों, हम सबको नाज होना चाहिए और उसी भारतीय संस्कृति के पुजारी ये हमारे बाबा स्वामी रामदेव जी, हमारे आचार्य बालकृष्ण जी और हमारा यह भारत स्वाभिमान संगठन है। बहनों भाइयों, इसीलिए प्रारंभ में मैंने कहा कि आप सब ने जो योगदान किया है, मैं आप सबके प्रति शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं। और यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं हुआ है, यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं हुआ है, यह असाधारण परिवर्तन हुआ है। महर्षि अरविंद के अनुसार स्वामी परमहंस के जन्म के 175 वर्ष बाद यदि पूरा हुए तो 2012 स्वामी परमहंस के जन्मदिन के 175 वर्ष बाद वह 2012 में आता है। यह सिलसिला जो प्रारंभ हुआ वह 2012 से प्रारंभ हुआ। 2012 से ही यह सिलसिला प्रारंभ हो गया है। और याद है, हमारी पहली भेंट भी बाबा से उसी समय हुई थी, 2012 में। और सौभाग्य से 2013 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जनवरी में ही इस जिम्मेदारी को मैंने संभाला था। और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी के नाम की घोषणा हुई थी। बहनों भाई, यह भी देखिए दैव योग। कभी कभी मैं विचार करता हूं कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में किसी भी राजनेता पर इतने राजनीतिक आक्रमण नहीं हुए होंगे जितने कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी पर राजनीतिक आक्रमण हुए। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर यदि कोई इस प्रकार के राजनीतिक आक्रमण करता है तो तात्कालिक दृष्टि से भले ही उसको सफलता नजदीक आती हुई दिखाई देती हो बहनों भाइयों, लेकिन दीर्घकालिक सफलता उसे कभी नहीं हासिल हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं विधाता के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। और आपने देखा कि जितने ही राजनीतिक आक्रमण होते गए नरेंद्र भाई मोदी पर, उतनी ही विधाता और परमात्मा परमेश्वर की कृपा से भारत के राजनीतिक क्षितिज पर उनकी चमक अपने आप बढ़ती ही चली गई है। आपको पार्टी अध्यक्ष होने के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को नरेंद्र भाई मोदी को, जिसे हम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया है और जिसे इस देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, बहनों भाइयों, हम भारत को जहां पर विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, वहीं पर बाबा जैसे और अन्य भी बहुत सारे, मुझे पूरा विश्वास है सबके आशीर्वाद से जहां भारत को हम विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, वहीं पर हम भारत को विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति भी हम बनाएंगे। मैं पुनः स्वामी जी, जो आपका योगदान रहा है, आपने किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं किया है, आपने इस राष्ट्र के लिए किया है। आप भारत माता के पुजारी हैं, आप भारत माता के पुजारी हैं स्वामी जी। इसलिए मैं एक बार पुनः स्वामी जी आपका भी, अपनी तरफ से भी और अपनी पूरी पार्टी की तरफ से भी इस कार्यक्रम समागम के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। श्रद्धेय स्वामी जी,
आदरणीय आचार्य जी, मंच पर बैठे हुए महानुभाव, देवी और सज्जनों, जिस दौर में से हम गुजरे हैं, शायद इस दौर को आने वाली पीढ़ियां इतिहास के रूप में पढ़ा करेंगी। गांधी जी कहा करते थे कि बिना मूल्यों के, बिना धार्मिक मूल्यों के राजनीति अपने आप में व्यर्थ हो जाती है। कभी कभी समाज में ऐसे अवसर आते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र के बाहर के लोग वो भी प्रेरित पाते हैं अपने आप को कि अब समाज और राजनीति के लिए कुछ करना चाहिए। ये लोग हर चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, दिन प्रतिदिन की राजनीति में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन जब बहुत अधिक आवश्यकता और दबाव महसूस करते हैं परिवर्तन का, तो फिर वो मैदान में कूद जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो जीवन के कई पहलुओं में रुचि रखते हैं। मैंने गांधी जी का जिक्र किया, शायद उन जैसा व्यक्तित्व, वो लिखते भी थे, स्वास्थ्य पे भी लिखते थे, धर्म पे भी लिखते थे, राजनीति पे भी, अर्थशास्त्र पे भी, और फिर भी परिवर्तन के साथ साथ अपने आप को उन्होंने जोड़ लिया और इस देश का सबसे बड़ा परिवर्तन लाए। मैंने ऐसे बहुत महानुभाव देखे हैं, पर पहली बार जब स्वामी जी को देखा तो योग के साथ उनको जोड़ा गया, आयुर्वेद के साथ जोड़ा गया। कभी कभी हम लोगों के साथ वो अर्थशास्त्र पे भी बहस करते हैं, उस पे भी ज्ञान देते हैं, और संघर्ष करने की आवश्यकता आई तो किसी राजनीतिक व्यक्ति से वो पीछे नहीं थे संघर्ष में। ये एक महान परिवर्तन लाने में आपने योगदान दिया है, और ये पहला उदाहरण नहीं है। 1977 में उस परिवर्तन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण जी ने, लेकिन सत्ता की राजनीति से अपने आप को बाहर रखा। स्वतंत्रता दिलाने के आंदोलन का गांधी जी ने नेतृत्व किया और सत्ता के ढांचे से अपने आप को बाहर रखा। ऐसे महान लोगों में से जो इस प्रकार का योगदान समाज के लिए करते हैं, मैं मानता हूं कि भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ता और स्वामी जी ने जो नेतृत्व दिया है, ये अपने आप में एक अद्भुत योगदान है इस महान परिवर्तन में जो आया हुआ है। और आपका नेतृत्व कि इतने लंबे अरसे तक सैकड़ों मुकदमे झेलते रहना, सब कुछ दांव पे लगा देना और संघर्ष करने की वो प्रकृति अपने आप में स्थापित करना कि महीनों महीने तक मैदान के अंदर रहना। और मैं जिससे सबसे प्रभावित हुआ कि कई बार हम संकोच करते हैं, जो संसदीय व्यवस्था के अंदर जिनकी ट्रेनिंग होती है, स्वामी जी ने खरा खरा सबको कहा और उसी भाषा ने इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया एक इतने महान परिवर्तन के लिए। मैं अपनी ओर से और
अपने सब साथियों की ओर से श्रद्धेय स्वामी जी का, आचार्य जी का और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विजयी होने के बाद स्वामी जी कल जब वापस हरिद्वार जाएंगे तो वो भी अपने आप में एक बहुत खुशी का अवसर हम सब के लिए रहेगा। मैं एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हुए आप सबको नतमस्तक होकर प्रणाम भी करता हूं और आप सब कार्यकर्ताओं को जो इस युद्ध में शामिल हुए, हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत आभार और विशेष रूप से स्वामी जी के प्रति विशेष श्रद्धा। श्रद्धेय संत समाज, स्वामी बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, मेरे मित्र श्री रजत जी और योगग्राम में आए हुए मित्रों, स्वामी जी के न्योते पर रजत जी और मैं आज योगग्राम देखने आए और उसके एक विंग का जो एक नई सुविधा बनी है उसका औपचारिक उद्घाटन था। ये एक अवसर और मौका हम लोगों को मिला यहां आने का। पूरे विश्व में एक महत्व बन गया है कि प्राकृतिक तरीकों से जो सैकड़ों वर्षों से ज्ञान समाज ने इकट्ठा किया है उसके माध्यम से लोगों का इलाज किया जाए। दवाई और ऑपरेशन के साथ तो इलाज होते ही हैं। एक ये नया जोड़ जो आज हुआ है और इसका जो आने वाले कल में भी विस्तार होने वाला है, मुझे लगता है ये योगग्राम अपने आप में बहुत अद्भुत सुविधा रहने वाली है। वैसे हमारे समाज में एक परंपरा है कि जो लोग एक चीज के विशेषज्ञ होते हैं वो अपना ध्यान केवल उस दिशा में देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको जीवन के बहुत अन्य अन्य विषयों के बारे में चिंता होती है। मतलब एक नाम अगर हम हाल का इतिहास देख ले तो गांधी जी का आता है। शायद ही जीवन का कोई पक्ष था जिसके संबंध में वो नहीं लिखते थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था पे भी लिख दिया, स्वास्थ्य पे भी लिख दिया, राजनीति पे तो लिखते ही थे। आज के युग में बहुत कम लोग हैं और शायद ही हमें मानना पड़ेगा कि स्वामी बाबा रामदेव जी उनमें से एक हैं। मुझे मालूम नहीं कि जो औपचारिक ज्ञान किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से मिला वो किस विषय में मिला था। गुरुजी बैठे इधर। स्वामी जी के गुरुजी बैठे हैं जहां से ज्ञान मिला इनको। अब इस देश में 25% जो पैदावार होती है खेत से वो व्यर्थ जाती है, वेस्ट जाती है। उसका नुकसान किसान को भी होता है, देश को भी होता है। वो सारा सामान प्रोसेस हो जाए और महीनों तक चले, इसके बहुत सफल उदाहरण नहीं है। कई सालों से, जब पिछले 20-30 साल से भी हम बजट उठा के देख लें तो हर बार कहा जाता है कि कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, फूड प्रोसेसेस को प्रोत्साहन देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। इतने बड़े पैमाने पर पहला फूड पार्क देश का, और एक प्रकार से दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज के मुकाबले में उसके प्रोडक्ट कुछ दिनों में खड़े हो जाएं। स्वामी जी ने, आचार्य जी ने यह प्रयोग करके दिखाया। हेल्थ टूरिज्म एक शब्द होता है। ये योगग्राम जैसी संस्था आने वाले कल में उसका एक केंद्र बन जाएगी।
कभी देश हित, देश की सुरक्षा का विषय आता है तो स्वामी जी के क्या विचार हैं, बाबा जी के, ये सब सुनने को प्रतीक्षा करते हैं। समाज में स्वच्छता आए, इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन कर देना, और योग को तो घर घर पहुंचाने का काम, इतनी पुरानी विरासत हमारी, सैकड़ों सालों से विरासत थी, लेकिन घर घर तक पहुंचाने का काम किया तो स्वामी जी ने किया। मैं केवल एक किस्सा स्वामी जी को याद होगा। आज से 5-6 साल पहले स्वामी जी का अर्थशास्त्र में भी रुचि हो गई, और आपने एक दर्शन बनाया कुछ अपने साथियों के साथ, और सबसे अधिक बहस मेरे साथ इनकी, हम लोग विपक्ष में थे तब, तो एक दिन अपना झोला लेकर रजत जी के घर घंटों तक मुझे समझाते रहे और मैं इनसे तर्क करता रहा। फिर इन्होंने कहा इस पे सार्वजनिक बहस करेंगे। तो हम दोनों एक दिल्ली के बड़े फीकी ऑडिटोरियम में, उसमें लगभग 1-1.5 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन सब ने स्वामी जी से और मुझसे घंटों तक प्रश्न पूछते रहे और बड़ी अच्छी बहस चलती रही। मैं इनको बताता रहा कि इसमें क्या कमजोरियां हैं, ये मुझे बताते रहे कि इसमें क्या ताकत है। मैं केवल इतना बता सकता हूं आज कि उस बहस में से जो विचार निकले वो पूरे तो संभव भी नहीं थे, आज भी संभव नहीं है, लेकिन 3 चीजें उससे पहले कोई बहस नहीं करता था, वो उस चर्चा में से आरंभ हुई थी, और जिनको वो याद होगा। इनका आग्रह होता था, पहला ये कि ये बड़े नोट जो हैं, ये पेपर करेंसी, इनको बिल्कुल समाप्त कर दो। और ये तर्क दिया करते थे कि जितनी भी समाज में तकलीफ आती है, भ्रष्टाचार से लेकर काला धन तक, आर्थिक तकलीफ आती है, वो उसी में से उत्पन्न होती है। समाप्त तो नहीं, लेकिन कम किया जाए, ये विचार ने स्वीकृति पकड़ी। दूसरा तर्क होता था कि सारे टैक्सेस समाप्त करके केवल एक टैक्स रखो, एक आदमी के ऊपर एक रहे, उससे आपका कलेक्शन भी ज्यादा होगा, टैक्स की चोरी भी नहीं होगी, आदमी व्यक्ति को तकलीफ भी नहीं होगी। पूरा तो नहीं लागू हो पाया, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, लेकिन 1 जुलाई से सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस समाप्त होकर केवल एक बचेगा, और वही एंड में लगेगा जो ट्रांजैक्शन टैक्स आप कहा करते थे। ये ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं है, लेकिन दूसरे स्वरूप में आया। और वो जो बहस थी, तो मैं एक दिन इनको कह रहा था कि उस वक्त बड़ा हम लोगों का मतभेद रहता था, अलग अलग इसमें क्या कठिनाई आएगी। और तीसरी, ये बार बार कहते थे कि समाज में प्रचार करो कि पेपर करेंसी के स्थान पर प्लास्टिक करेंसी की तरफ लोग चले जाएं। मुझे लगता है कि जैसा मैंने आरंभ में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वच्छता, देश हित, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, फूड पार्क, इंडस्ट्री, खेती, शिक्षा, तो मुझे आज तक समझ नहीं आ पाया कि स्वामी जी के गुरु जी ने कौन से विषय में शिक्षा और ज्ञान दिया था कि स्वामी जी के साथ इन सब विषयों पर चर्चा करने में आनंद भी आता है, और एक खुली चर्चा भी होती है। और जो
इस समाज के अंदर भीतरी ताकत थी। पतंजलि के माध्यम से उसको विश्व के सामने दो व्यक्ति इस प्रकार से रख दें जिसके लिए बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियां लग जाती हैं, ये उस ताकत का एक परिचय स्वामी जी ने और आचार्य जी ने दिया है। हम सब से ये श्रद्धा के पात्र हैं और मैं अपनी ओर से भी और पूरे समाज की ओर से आप दोनों का इस विशेष काम के लिए बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री जिनमें 125 करोड़ लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं, जिनमें भारत का गौरवशाली अतीत, सामर्थ्य भरा वर्तमान व स्वर्णिम भविष्य दिखता है, और जो देश के अंतिम पायदान से लेकर शिखर पर खड़े व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तथा जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, जो दिव्य व भव्य भारत बनाने में अखंड व प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पतंजलि योग पीठ द्वारा निर्मित पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का 3 मई को उद्घाटन कर राष्ट्र सेवा में समर्पित करेंगे।